हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आज का हमारा 9वां लेक्चर होगा हमारा। तो इसको हम अच्छे से देखने वाले एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन देखेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, और जहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क लगाएंगे हम। तो आप लोगों को पता है कि HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ होता है क्या, इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि प्रीसीडिंग सेक्शन हमने मतलब देखा कि यू हैव लर्न दैट द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए, यानी हमने मतलब पीछे भी देखा, पीछे हमने जो पढ़ा है, जो भी बाकी अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसका हम बकायदा हमारा प्लेलिस्ट बन चुका है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स का। तो आप इस लिस्ट में जाके सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगर पिछले लेक्चर्स में हमने देखे थे कि डीएनए के बारे में हमने पढ़ा था, डीएनए के बारे में पढ़ा था, आरएनए के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे दिया हो गया डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक। डीएनए हमारा, अब जेनेटिक क्या होता है, अब डीएनए तुमको पता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ऐसे हमारा बन जाता है, फिर जीन हो गया, एलील हो गया, ऐसे बनते जाते हैं हमारे पास। ये चीज हमने देखी थी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म, तो क्या होता है डीएनए ही, अब देखो एक क्या होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए ही ट्रांसफर होता है किसे, वन ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर बोले तो मदर से किसमें होता है, बेबी में ट्रांसफर होता है, मेनली कहा जाए तो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल्स लाइज इन द डीएनए। अब जेनेटिक मेकअप, जैसे लोग फेस पे मेकअप करते हैं ना, गर्ल्स मेनली मेकअप करते हैं, लोग थोड़ी करते हैं। तो गर्ल्स मेकअप जैसे करती है तो वैसे हमारा जेनेटिक भी मेकअप करता है बेचारा, वो क्रीम व्रीम नहीं लगाता, ठीक है। इसे देखना, कोई गर्ल फैमिली में हो, पता चला जीन भी तुम्हारा जेनेटिक मेकअप कर रहा हो, तो जेनेटिक मेकअप करने के मतलब मेकअप नहीं करता। जेनेटिक मेकअप का मतलब अरेंजमेंट होता है हमारा ऑर्गेनिज्म्स में, ठीक है। अब हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी वो कहा जाता है 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। तो बोला है हर एक इंडिविजुअल, यानी एक यानी कोई एक है, जैसे तुम सिंगल पर्सन हो तो तुम्हारे अंदर अलग है, तुम्हारे भाई के अंदर, तुम्हारे बहन के अंदर अलग है, ठीक है, सबके अंदर की बात करता है। तो और एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंस, तो सब में अलग अलग होता है सीक्वेंस। इफ द टू इंडिविजुअल डिफर, अगर दो इंडिविजुअल में डिफर है हमारा डीएनए सीक्वेंस, तो शुड आल्सो भी डिफरेंट, तो डिफरेंट होगा। जैसे अगर मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल की बात करते हैं, एटलीस्ट वन एट सम प्लेसेस, देखो एटलीस्ट एट सम प्लेस, यानी कुछ जगह पे देखो 23 क्रोमोजोम है ना, उसमें से कम कुछ ना कुछ, जैसे सेक्स क्रोमोजोम मेनली कहा जाए, जो 22वां क्रोमोजोम हमारा होता है वो डिफरेंट होता है, मेल में अलग, फीमेल में अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज देखा जाता है। दीज assumptions led to the quest of the finding the complete DNA sequence of human। अब देखो यहाँ पे हम डीएनए की बात करें, डीएनए में क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम हमारे कितना होता है 23 पेयर, तो 23 के 23 क्रोमोजोम हमारे होते हैं पेयर में, यानी 46 क्रोमोजोम है। तो 46 क्रोमोजोम के बारे में अच्छे से स्टडी किया गया, काफी लंबा टाइम लगा था, उसी चीज के बारे में हम पढ़ने हैं आज। तो उसी चीज का टॉपिक का नाम हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HGP कह देते हैं, ठीक है। अभी कैसे स्टार्ट होता है, कितना टाइम लगा था, कितना पैसा खर्च हुआ था, सब पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल ही बीच में स्किप ना करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर कंटिन्यूसली देखते रहना है। तो इफ द टू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम, हमने पढ़ लिया एटलीस्ट वन सम प्लेसेस द assumption led to the, ये हमने पढ़ लिया। Finding out the complete DNA sequence of human genome with the establishment of genetic engineering। अब देखो ना, एक डिग्री भी होती है, पता है, बायोटेक होती है, एक बायोटेक, ठीक है, एक डिग्री भी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते भी लोग, जैसे आईआईटी इंजीनियरिंग होती है ना, वैसे बायोटेक इंजीनियरिंग भी होती है, जिसमें बायो साइंटिस्ट के बारे में, साइंटिस्ट का होता है, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ना, जो जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में मेनली स्टडी की जाती है ह्यूमन के अंदर, बायो टेक्नोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट। अब देखो आइसोलेट का नाम क्या मतलब, क्या होता है, अलग कर देना। मतलब क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू हमें पॉसिबल हुआ कि हम जितने डीएनए थे या जीन्स थे, क्रोमोजोम थे, हमने सबको अलग अलग करके उसके बारे में अच्छे से जाना, ठीक है, यानी आइसोलेट कर दिया। एंड क्लोन क्या होता है, हमारे हूबहू हमारे जैसे ही कुछ और आ गया, ठीक है, तो क्लोनिंग उसे कहते थे, क्लोन। तुम्हें पता है सबसे क्लोन शिप हुई थी डॉली, जिसका नाम था क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए। अब हमने बोला है क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए, यानी कि हुबहू जैसे अगर क्रोमोजोम डीएनए जैसा है उसी के जैसा हुबहू एक और डीएनए आ गया, तो उसे क्लोनिंग कहते थे, क्लोन कह देते हैं उसे। एंड एबिलिटी ऑफ अ सिंपल एंड फास्ट, इसकी अब मिल भी जाता है, एबिलिटी होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड फास्ट टेक्निक से हम डिटरमाइन कर लेते हैं सीक्वेंस को। अब देखो एक टाइम था, ठीक है, एक टाइम था डीएनए चेक करवाते थे, इन्हें में बहुत लंबा टाइम था, तो मतलब प्रोसेस ही नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, अगर किसी को शक होता है क्या ये इसका बच्चा सच में है
नहीं है तो क्या काम करते हैं, हम डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, पता चल जाता है ये इसका बच्चा है या नहीं है, या इसके पिताजी है या नहीं है। ठीक है, तो आराम से पता कर सकते हैं। आज के टाइम में देखो थोड़े खर्चे का टेक्निक है ये, मतलब खर्चा होता ही है, मतलब 3-4 हज़ार के करीब खर्च होता है ऐसे डीएनए टेस्ट में, शायद आई थिंक मुझे आइडिया इतना लगता है कि 3-4 हज़ार के आसपास होता हो। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक है डेटा में आज के टाइम में बहुत इजीली हो गया, लेकिन जब शुरुआत जब हो रहा था काफी लंबा टाइम लगा था, 13 साल लग गया था। सोच लो 1990 में स्टार्ट हुआ था और 13 साल का टाइम लग गया था, सोचो कितना लंबा टाइम लगा था। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं टेक्निक डिटरमाइनिंग एंड वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द सीक्वेंस जीनोम वाज। अब देखो यहाँ एक चीज याद रखना है कि अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो लॉन्च कब हुआ था, 1990 में लॉन्च हुआ था। 1990 में वो भी कब लॉन्च हुआ था, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था 1990 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे से ये कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है हमारा कब मतलब लॉन्च किया गया था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा 1 अक्टूबर को 1990 में स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था, अब कब तक चला था अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, अभी आगे देखो। लेकिन 13 साल चला था, 2003 में खत्म हुआ था ये पूरा। ठीक है, बता दिया, देखो न बताते हुए भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीज हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी बात करें तो HGP, फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या पता फुल फॉर्म भी पूछ ले, ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर बनेगा तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी HGP वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। मेगा का मतलब ये होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड। अब ये फिजिक्स वाला मैग्नीट्यूड नहीं है, याद रखना, फिजिक्स वाली मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, फिजिक्स वाला मैग्नीट्यूड नहीं देखना है यहाँ पे। कहाँ गए हम, हाँ यहाँ पे थे। एक मिनट ज्यादा ये ऊपर नीचे हो रहा है। एक मिनट, the Human Genome Project (HGP) was called the mega project. You can imagine the magnitude and the requirements for the project if we simply define the aims of the ह्यूमन जीनोम, थोड़ा टेक्निकली थोड़ा ग्लिच हो गया था यहाँ पे, तो थोड़ा माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, The Human Genome Project (HGP) was called the mega project था। You can imagine the magnitude and the requirements। हमें अब ये प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा था, तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, अब क्या क्या हुआ था एक एक करके हम अच्छे से पढ़ने वाले इसमें। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब देखो एम क्या था, मेनली एम क्या था प्रोजेक्ट, एम तो मेनली प्रोजेक्ट यही था कि हमारा जितना भी जीन है ना, मतलब जीन यानी कि सीधा सीधा कहूँ तो डीएनए, यानी हमारे क्रोमोसोम्स को मेनली अच्छे से स्टडी करना था इनका, मतलब एक ही था ये कि हमारी ह्यूमन क्रोमोसोम्स में, ह्यूमन डीएनए मतलब 23 क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम को अच्छे से डिफाइन करना था, एक एक क्रोमोसोम को अच्छे से। उसका मेन काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एक एक चीज क्या था, ये चीज डिफाइन करना था। तो मेनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ना, ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आगे पूछा भी गया ये, तो ये हमें याद रखना। अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर एंड इफ द कॉस्ट, इसका कॉस्ट अब एक मतलब अब सोच लो ना, 3 × 10⁻⁹ है, बेस पेयर है, अगर इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10⁻⁹ है, बेस पेयर है, इसको तुम मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना निकले, 3 3 9 बिलियन के करीब डॉलर था, 9 बिलियन के करीब इसका आ रहा था, 9 बिलियन। तो 9 बिलियन के करीब पूरा खर्च हुआ था, इसका एस्टिमेट कॉस्ट देखा जाए तो 9 बिलियन के आसपास खर्च हुआ था। तो एक मतलब अगर कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस देखा जाए, इन एक सीक्वेंस में 3 मतलब $US में कहा जाए तो 3 मतलब एक बेस पेयर के लिए हमें $3 खर्च करना था। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से, अभी के टाइम से हिसाब से नहीं, उस टाइम के हिसाब से डॉलर का जो भी वैल्यू होगा उस हिसाब से, तो $3 पर बेस पेयर। तो एस्टिमेट कॉस्ट बना हमारा 9 बिलियन $US का कॉस्ट बना। ठीक है, फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड, तो ये सब हमें देख लेना, जहां जहां सर्कल करो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है।
ऑब्टेन सीक्वेंस वर टू बी स्टोर्ड द टाइप्ड फ्रॉम द बुक्स। अब देखो टाइपिंग की, अब बुक्स भी की जरूरत पड़ेगी। बुक्स में क्या होते हैं, पेज होते हैं, पेज में क्या होते हैं, लेटर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, तो वो शब्द यानी सीधे से देखोगे तो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं ना वो। तो फर्दर अगर हमें टाइप्स किया गया, बहुत सारी किताब को टाइप किया गया, इफ ईच एक हमारे ईच पेज में, एक पेज में 1000 लेटर्स लिखे गए, एक पेज में 1000 लेटर्स, और एक बुक में 1000 पेज भी थे, तो हजार हजार मतलब ये हो गए। तो ऐसे हमारे टोटल 3000 क्या हुए बुक, 3000 मतलब 3300 बुक्स मिले हमें। यानी एक बुक में 1000 पेज था, 1000 पेज था एक बुक में, और वही एक पेज के अंदर 1000 लेटर थे, यानी 1000 लेटर्स लिखे गए थे, ठीक है। देन वो टोटल किताब कितने हुए हमारे पास, 3300 को, यानी 3300 हमारे पास कुछ किताबें थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है, हमें ध्यान देखना। बी रिक्वायर्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को हमें स्टोर करना था। सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल, एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। हम डीएनए टेस्ट करते तो क्या करते हैं पता है ना तुम्हें, तुम्हारे हेयर से, हेयर यानी बाल से भी, तुम्हारे नाखून से, तुम्हारे बॉडी के किसी भी सेल्स कोई में छोटा सा चुटकी भर लेगा, उससे डीएनए पता कर लेगा। तो उतने से देखो कितना सारा चीज हो, ठीक है। ये कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वही वाली बात हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आल्सो नेसेसिटेड टू यू द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस। अब हमें उस टाइम देखो, आज तो हमारे पास हाई मतलब ज्यादा मतलब तेजी से काम करने वाले ऐसे कंप्यूटर्स आ गए हमारे पास, सिस्टम्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए। लेकिन 1990 की बात हो रही है, 1990 में उसमें टाइम ना हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए था, हाई स्पीड हमें कंप्यूटर डिवाइस चाहिए था, जो कि काम करते वक्त मतलब लंबे टाइम तक उसको चला सके, हम ऑन करके रख सकें, उस पर काम कर सकें। यानी कि अगर काम करें बीच में हैंग करेगा, ऐसे नहीं, लंबे टाइम तक, यानी कि हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए थे हमें, जिसमें डाटा स्टोरेज कर सके हमें, ठीक है। आज तो हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई, टेक्निक सब आ गई, जिसमें स्टोर कर सकते हैं। रिट्राइवल एंड एनालिसिस, फिर क्या होता है, स्टोर कर सके, रिट्राइव कर सके, उसमें स्टोर करके एनालाइज कर सके, एनालिसिस कर सके, ये सब चीज हमें चाहिए था। तो ये सब चीज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। तो एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट, यानी रैपिड यानी तुरंत तुरंत डेवलपमेंट हो रहा था। तो न्यू एरिया, उस न्यू एरिया का नाम दिया गया बायोलॉजी में, जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो तुम लोगों से पूछ सकता है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है, अब रिलेटेड किससे मिली पूछेगा तो किस चीज से रिलेटेड करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बोलना कि एचजीपीएस यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेट करता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेट करता है, ये बहुत ही, ठीक है। ये क्वेश्चन एक आ सकता है, तो काफी ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है, ठीक है, एनटीए जो बनाता है क्वेश्चन नीट के लिए, तो ऐसे ही बनाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हमारा गोल्स क्या है, एचजीपी का हमारा मेनली गोल क्या है, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है मेनली। तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट गोल है हमारे एचजीपी को लेके, उसको फॉलो करना होता है। जैसे सबसे पहला आइडेंटिफाई करना है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टोटल जीन्स कितने हैं। अब तुम्हें पता है डीएनए होता है, डीएनए में अब डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आरएनए होता है, ठीक है। अब प्रोटीन वोटीन मैंने लिख रहा है यहाँ पे, डीएनए में इस आरएनए होता है, आरएनए में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन होते हैं, जीन में क्या होते हैं, एलील होते हैं। अब एक जीन में क्या होता है, 2 एलील होते हैं, ये चीज याद रखना, एलील होते हैं, ये याद रखना, ये चीज सीक्वेंस याद रखना। तो हमें यहाँ पे बात किसकी गई है, जीन्स की बात की है, जीन्स की बात की है यहाँ पे, जीन्स की। तो बोला है गया है हमारे पास टोटल 23 पेयर है, यानी अगर बोला जाए ही तो 46 हमारे पास क्या है, 46 क्रोमोसोम सही है। यहाँ हमारे पास पेयर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास 20,000 से लेके 25,000 जीन्स थे हमारे पास ह्यूमन डीएनए में, ठीक है। ये चीज हो गया। तो ये पूछ सकता है अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास कितने जीन्स थे ह्यूमन डीएनए में, तो 20,000 से लेके 25,000 तक जीन्स थे। इसके बाद पूछा जाएगा डिटरमाइन, यानी डिटरमाइन द सीक्वेंस, अब हमें बोला है कि डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। अब मेरे पास कितने, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर थे, जिसका जेनेटिक मेकअप करना था ह्यूमन डीएनए का मेनली, ठीक है। अब उसने कहा ये करने के बाद हमें क्या करता है, उसको इसके इन्फॉर्मेशन को यानी डाटा को स्टोर करके भी रखना था। तो स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, डाटाबेस में एकदम सीक्वेंस में मतलब स्टोर करना था, ठीक है। यानी कि एक इधर कर दिया एक उधर कर दिया, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में करना था। जैसे जैसे हम इसके बारे में स्टडी कर रहे थे वैसे में स्टोर भी करना था सीक्वेंस में, जैसे सीक्वेंस में 1 2 3 चल रहा है तो वैसे ही ना सीक्वेंस में करते, तो वैसे हमें स्टोर भी करना था। अब हुआ क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा। अब टूल्स को भी क्या किया गया, इंप्रूव किया गया। हमें अच्छे टूल्स चाहिए थे भाई, अच्छे टूल्स चाहिए जिससे डाटा एनालिसिस इजिली किया जा सके, ठीक है। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्री। अब इसी चीज को अगर हम देखो, अब हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था तो बहुत पैसे भी चाहिए थे, बहुत सारे कंट्री ने भी हेल्प की होगी, ठीक है, बहुत लंबा टाइम भी लगा था, ठीक है। अब बहुत सारे साइंटिस्टों का योगदान भी था इसमें, ठीक है। इसमें कहा गया अगर हम इस चीज पे अगर
अब मेन होता है ना, मेनली तो होता है हमारे आम, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो लोग भी कुछ आलोचना करते हैं, ठीक है, आलोचना करते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उस चीज को भी देखने वेखने का काम, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे एचजीपी के दौरान, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो वो चीज भी से भी सुलझना काम था। और हमारे जो मेडिसिन, जो यानी फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे सेक्टर है, उस सेक्टर्स को भी हमें संभालना था। अब देखो ये तो हो काम जो हो रहा था एचजीपी, वो तो सबके भले के लिए हो रहा था, लेकिन उस टाइम ये लोगों को थोड़ा बहुत क्या था, किसी सबको तो नहीं, किसी किसी को गलत भी लगता था, ठीक है, तो ये चीज हम समझाना मुश्किल होता है, बाद में भले ही अच्छे से समझा उन्होंने। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, हमें अब टेक्नोलॉजी चाहिए थी, हमें अदर सेक्टर जैसे इंडस्ट्री सेक्टर्स की चाहिए थी। और इसके बाद एड्रेस द इथिकल, ये मैंने कहा ना, इथिकल, लीगल या सोशल इशू आ सका है, जिसको एलईसी कहा जाता है, ELSI भी कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रख के जाने तुमको, कि मैं पूछ सकता है कि ई से एथिकल, एल से लीगल, एस से सोशल, आई से इशूज। तो ये हमें सोशल, इथिकल या लीगल इशूज कुछ भी हो सकते हैं, यानी पुलिस केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था तो इंटरनेशनल लेवल पे केस भी हो सकता था, ठीक, कुछ भी हो सकता था, तो इन सबको संभालना भी था, तो ये सारा चीज काम करना था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था ना, कितने साल का प्रोजेक्ट था, 13 साल का प्रोजेक्ट था। अब यूएसडी, अब इसका हेल्प कौन करने वाला था, ये कोऑर्डिनेट यानी कि इसको ना बोलते हैं अगुवाई, यानी कि इसको प्रोसीड कौन कर रहा था, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये इसकी अगुवाई कर रहा था, यानी कि ये फ्रंट में था, यानी कि इसके मतलब मेन योगदान इनका था, मतलब ये काम इन यहीं पे करे थे। तो ये एक तरह से कहा था, तो ये सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ही इसका शुरुआत किया था, मतलब इन्होंने किया था, लेकिन अदर कंट्री यानी दूसरे कंट्री ने भी हेल्प किया था। एक ट्रस्ट थी जिसका नाम था हमारा, अब देख लो पहले अर्ली ईयर्स एचजीपी वेलकम, एक ट्रस्ट थी, वेलकम ट्रस्ट, जो कि यूके थी, यूनाइटेड किंगडम की ट्रस्ट थी, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान था उनका, पार्टनर थे, पार्टनर बोलते हैं ना, मेजर पार्टनर, ये बहुत बड़ा योगदान होता है जो सबसे ज्यादा पैसे लगाए। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन, अब इसमें भी बहुत इनके अलावा भी बहुत सारे कंट्री ने योगदान दिया, जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, अदर्स। देखो यहाँ पे हमारे इंडिया का नाम नहीं है, ठीक है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अदर्स, तो इन सब के नाम पूछ लेता है कि कौन कौन से था, मेन जो मेजर जो पार्टनर था वो कौन था, तो वेलकम ट्रस्ट था, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब 13 साल का प्रोजेक्ट था, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट कब हुआ, 2003 में हुआ, ठीक है, क्योंकि 22वां नंबर का जो जो हमारा जो था ना, क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम उस पर सबसे लास्ट में हुआ था, जिसे सेक्स क्रोमोजोम भी कहते थे। The knowledge about the effects of the DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat। अब देखो उस टाइम हमने इसका एचजीपी से कितने ज़्यादा फायदा हुआ, एचजीपी के प्रोजेक्ट पे कंप्लीट वर्क होने से, यानी सारे क्रोमोजोम यानी जीन की डिस्कवरी होने से ये हुआ, इस सब पे रिसर्च होने से एक चीज़ फायदा हो गया, कोई भी बीमारी के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हमें फायदे मिले वहां पे, ठीक है। तो 1000 डिसऑर्डर, बहुत सारी बीमारी के बारे में हमने पता किया, तो 1000 डिसऑर्डर्स दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, तो बहुत सारे बीमारी होते हैं उस टाइम में। अब बीमारी का पता चलेगा तभी तो उसकी मेडिसिन निकलेगी, यानी एंटीडोज निकलेगा, अगर पता ही नहीं चलेगा उसकी मेडिसिन कैसे निकलेगी। तो इन्होंने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, उन्होंने भी इसका एचजीपी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, ठीक है। इसका बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी लर्निंग एंड नॉन, अब देखो ह्यूमन बायोलॉजी लर्निंग अबाउट नॉन human organisms DNA sequence can lead to understanding their natural capabilities that can applied be towards solving the challenges of healthcare। इसको सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो हमारे हेल्थ सेक्टर में ना इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, चाहे अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें या नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी हमारे मेनली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा क्या होता है, हेल्थ सेक्टर, मेनली हेल्थ सेक्टर में फायदा हुआ, एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन में, तो इन सब में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इसको अप्लाई किया गया उधर, अप्लाई इसलिए किया गया कि उसको फायदा हो रहा था उधर, ठीक है, तो ये चीज़ देखा गया सारा चीज़। फिर मेनली अब बहुत सारे हमारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स है जिसके मॉडल का आगे मेनली नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, हमारे पास ये बैक्टीरिया ईस्ट हो गए, सीनो हैबिटिस एल्गस हो गया जो कि फ्री लिविंग हमारे पास नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, डोर्सोफिला हो गया जो कि फ्रूट फ्लाई होता है, प्लांट्स यानी राइस और अरबी अरबीडोप्सिस हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास एक्सेट्रा वीट हो गए सब। तो इन सब में किस किस फील्ड में ज़्यादातर फायदा हुआ है, कौन कौन सा चीज़ था, तो इन सब में फायदा हुआ, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी बहुत कोने कोने से हमें
क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एनसीईआरटी से, कहाँ पे, नीट एग्जाम में। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेथडोलॉजी क्या होती है, इसका मेथड सब क्या थे इसका। अब ये देखो, यहाँ से दूसरा टेक्निक स्टार्ट होता है। मेथड क्या था, मेथड था इन्वॉल्व था दो मेजर अप्रोच, दो मेनली मेथड थे। एक देख लो, वो भी दोनों के दोनों एग्जाम में कई बार, बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में कई बार पूछेंगे। मेथड से यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हुए हैं, तो ये चीज हमें देखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दो मेजर हमारे पास टेक्निक थे। वन जिसपे सबसे पहला था, तो वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स। सबसे पहला था जिसपे हमारे सारे जीन्स पे फोकस किया गया, जिसको एक्सप्रेस किया गया, आरएनए। ठीक है, आरएनए, आरएनए रेफर टू एज किस पे, एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइम्स, ईएसटी पूछा हुआ क्वेश्चन। ईएसटी भी फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, और हमारा सबसे पहला यानी ई बोला गया है कि ये क्वेश्चन, ये ऐसे पूछा जाता है, ये ऐसे पूछा गया है कि हमारा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो था या टेक्निक जो था हमारा, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग या टेक्निक है, टैग्स या टेक्निक कह लो, वो हमारा किससे रिलेटेड था, तो जीन से रिलेटेड, जो कि एक्सप्रेस करता है हमारा। अब देखो, आरएनए में डीएनए, आरएनए, आरएनए से जीन, जीन से हमारा एलील हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है हमारा। तो इस चीज को हमें देख लेना है, जो कि एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच सिंपली सीक्वेंसिंग द होल ऑफ द जीनोम। ब्लाइंड अप्रोच का मतलब होता है कि उसको पता नहीं था, जब वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना मेथड के थ्रू, पता नहीं था, लेकिन उन्होंने किया, तब जाके उनको कोडिंग डिकोडिंग की, तब उनको जाके बहुत सारा चीज पता चला सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम डेट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग, बाद में उसको असाइन किया गया डिफरेंट रीजन में, एंड सीक्वेंस द फंक्शनिंग ए रेफर टू, इसको सीक्वेंस एनोनेशन कहा गया। For sequencing the total DNA from a cell is isolated अलग से and convert into random। अब सबको अलग अलग तरीके से, मतलब देखो क्या किया गया, डीएनए था, डीएनए के लिए और अलग अलग उसके सब कुछ, मतलब जैसे हमारे पास 23 वेरिएंट है, 23 यानी 46 क्रोमोसोम है, तो 46 के 46 को सबको अलग किया गया। सबको अलग करने के बाद हमारे पास रैंडमली सबको एक एक करके चेक किया गया, एक एक करके चेक किया गया। ठीक है, अब उसका हमें क्या होता है, डीएनए। अब देखो, अभी हम वो फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा ना, फिंगरप्रिंटिंग, तो उसमें और अच्छे से समझाएगा। तो इसमें हमारे पास और क्या है, डीएनए को और मेनली लॉन्ग पॉलीमर्स बनाए। अब पॉलीमर्स अब टेक्निक होता है, ये सब बायोटेक करते हैं ना, साइंटिस्ट बनते हैं हम। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें और अच्छे से बताया जाता है। तो हमारे डीएनए में बहुत लंबा पॉलीमर, अब पॉलीमर कैसे बना लेते हैं, एक ही सीक्वेंस में हमने, अब बायोटेक पढ़ेंगे हम, हमारे 2 चैप्टर है, तो उसमें क्या आते हैं, हम उसमें करते हैं ना, स्लाइसिंग करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज करते हैं, तो ये चीज देखेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे, इसमें बायोटेक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देख लो कि हमें इस डीएनए को लॉन्ग पॉलीमर में बदला। अभी देखो, क्योंकि हमने लिया सीक्वेंस, उसको अभी कोई भी चीज होता है हम छोटे करके नहीं देख सकते, उसको जूम करना जरूरी होता है। तो ऐसे हमारा डीएनए था, डीएनए को हमने क्या किया, जूम किया, जूम यानी कि लॉन्ग पॉलीमर में चेंज किया उसको, फिर हमने उसके बारे में स्टडी किया। एंड देयर आर द टेक्निकल लिमिटेशन, सीक्वेंस very long pieces of DNA and clone a suitable host using the specialized vectors and cloning result in the amplification main technique। amplification ही टेक्निक के दौरान उन्होंने क्या किया, डीएनए को लॉन्ग किया था। ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए, एक एक पीस था हमारा डीएनए फ्रेगमेंट का, उस सबको स्टडी किया गया, स्टडी किया, बहुत अच्छे से स्टडी किया था। तो यहाँ पे एम्प्लीकेशन के थ्रू किया था, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन एक ऐसा टेक्निक है हमारा, जिससे हम ना कोई भी, मतलब हमारा डीएनए आरएनए को, डीएनए को मिलनी, उसको हम क्या कहते हैं, छोटे फॉर्म में उसको एम्प्लीफाई, अब एम्प्लीफाई देखो ना, एम्प्लीफाई नहीं, बड़े साइज में करके हम उसको स्टडी करते हैं। अब ईच फ्रेगमेंट की बात करें, डीएनए का एक एक फ्रेगमेंट यानी एक एक पीस को हमने अच्छे से स्टडी किया, तो हमने नहीं, उन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, द ठीक है, द कॉमनली यूज होस्ट क्या होता है, होस्ट का मतलब दोस्त होता है, ये दोस्त ही मेनली होस्ट इन्होंने क्या किया था, होस्ट की तरह एक तरह से क्या था, लिया क्या था, मैंने किस चीज को लेकर किया था, तो बैक्टीरिया, देव होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट को लेके मिल गया था। तो बैक्टीरिया वाले चीज को हमने क्या लिया, बीएससी कह दिया। बीएससी मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वाईएससी कर लेके किया था, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, ये दोनों के फुल फॉर्म पूछे गए एग्जाम में, तो हमें इस पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर नीट में एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो हमें देख के जाना है। बीएससी क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। वाईएससी क्या होता है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। इसका काम क्या होता है, हमें इसका काम हमने किस में किया था, एचजीपी में किया था, यानी ह्यूमन जीनोम में लेके किया था। तो fragments were sequenced using automated DNA sequence that worked on the principle of a method that developed the, अब देखो साइंटिस्ट का नाम आ गया, फ्रेडरिक सैंगर।
अभी फ्रेडरिक सेंगर्स कौन था? तो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया था, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्टडी किया था, ठीक है, डेवलप करके स्टडी किया था मेनली। तो फ्रेडरिक सेंगर नाम का साइंटिस्ट था जो कि हमारा इसने सीक्वेंस को स्टडी किया था। अब देखो सेंगर जी जो थे, रिमेंबर सेंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स हमारा वही प्रोटीन है, सीक्वेंस इन अ प्रोटीन्स। These sequence were then arranged based on the some overlapping। अब कहा गया कि हमारा जो जैसे डीएनए का सीक्वेंस होता है वैसे हमारे अमीनो एसिड्स का भी सीक्वेंस होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर ऐसे ही चढ़ा होता है। जैसे हमारा डीएनए बनाते हैं ना, डीएनए हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो ऐसे ही हमारा इसमें भी था कि हमारा एक के ऊपर एक अमीनो एसिड्स का भी सीक्वेंस होता है। इस चीज़ को इन्होंने बताया अच्छे से। इसके बाद द प्रेजेंट दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ये कुछ खास नहीं है। देयरफॉर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से डेवलप करके स्टडी किया गया था। दिस सीक्वेंस वाज सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू द क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में मिली। तो सीक्वेंस जो था हमारा क्रोमोसोम 1 से स्टार्ट किया गया था एंड कंप्लीटेड, अच्छा मैंने गलत, मई 2006 में हमारा, अच्छा 13 साल का प्रोजेक्ट तो था, 2003 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन एक क्रोमोसोम जहाँ था हमारा 22वां क्रोमोसोम वो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, जो कि लागी हमारा मई 2006 में जाके कंप्लीट हुआ था। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24th क्रोमोसोम्स, यानी 24th क्रोमोसोम्स अगर कहा जाए तो 24 यानी 22वां नंबर, 24 यानी 22वां ऑटोसोम्स यानी एक्स और वाई जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम में कह देते हैं। तो यही था हमारा ह्यूमन क्रोमोसोम्स। तो ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2006 में जो क्रोमोसोम कंप्लीट होता तो हमारा 24वां नंबर क्रोमोसोम था, 24th ह्यूमन क्रोमोसोम था, जो कि 22 ऑटोजेम्स थे, यानी 22 अगर 22वां भी कह देते हैं उसको, सेक्स क्रोमोसोम मेनली कह देते हैं उसको, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई उसको कह देते हैं मेनली 22वां क्रोमोसोम यानी ऑटोजम्स यानी एक्स वाई यानी मेल और फीमेल। हमें इसमें 2006 में इसके बारे में अच्छे से और ये नहीं किया, एक्स और वाई के बारे में पता चला। तो आगे हम और देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे एक डायग्राम बन के आया हुआ है कि एक ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस है। हमने क्या कि एक से इसी ये मतलब ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन से हमने सेल लिया, सेल से हमने क्या किया, जैसे डीएनए कॉपी लिया, उससे हमने सीक्वेंसिंग में नहीं एम्प्लीफिकेशन करके कंप्यूटर में हमने इसका कोड पता कर लिया। देखो कोड लिखा हुआ एज इट इज, जो लिखा हुआ है एज इट इज वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमने डीएनए जेनेटिक कोड सब के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है, अगर वो नहीं देखा तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। सीक्वेंस्ड अनदर चैलेंजिंग, तो अभी बहुत सारे वो चैलेंजिंग आए इसको। देखो हमने अभी ज़्यादा डिटेल में ना एचजीपी को नहीं पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में हम हायर क्लासेस में जाकर पढ़ते हैं, या तुम बायोटेक इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, तब उसमें पढ़ते हैं। साइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम, दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है हमारे पास, इस एक तरह का हमारा क्या है, इंडोन्यूक्लियस, इसका एंजाइम का यूज कर लेते हैं हम कटिंग वटिंग में, ठीक है। एंड सम रिपीटेड बीएन सीक्वेंस द माइक्रो सैटेलाइट्स कहा गया। माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं तुम्हें पता है, हमें सैटेलाइट्स ऐसे कर पाते हैं, ऐसे करके पड़ा होता है, ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम का, इसमें सैटेलाइट्स होते हैं ऊपर की तरफ ऐसे लगे होते हैं, सैटेलाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। माइक्रो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशंस द पॉलीमॉर्फिज्म इज रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में माइक्रो सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो सैटेलाइट्स ऐसे ऊपर लगे होते हैं हमारे डीएनए के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को देख लेना। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो कि रोकता है इंडोन्यूक्लियस हमारा, ये रिपीट करता है हमारा, ठीक है। तो इस चीज को भी हम आगे बायोटेक वाले चैप्टर हम जो पढ़ेंगे इसमें और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमें यहाँ देखना पड़ेगा, जितना है उतना ही, क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही तुम लोगों का लेक्चर लंबा हुआ है, तुम बोर हो जाओगे फिर देखोगे। इसको हम बायोटेक में करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपने आगे नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं साइलेंट फीचर्स। अब हमारे पास कुछ फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, तो वो चीज़ देख लेते हैं, एटलीस्ट जो चीज़ लिखा गया वो पहले देख लेते हैं। सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल मतलब कितने मतलब मिलियन बेस पेयर थे, तो 3001 मतलब 3164.7 मिलियन बेस पेयर थे, ठीक है। इतने मिलियन बेस पेयर थे हमारे पास, इस चीज़ को हमें देखना है, ठीक है, इस चीज़ को हमें देख के जाना। इसके बाद हम दूसरा आ गया हमारे पास एवरेज, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइलेंट फीचर सबसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, हमें इसे फोकस कर लेना। अब एवरेज जीन कितना करनी था, अब तो मैंने पढ़ा 3000 बेस पेयर्स थे हमारे पास टोटल, बट उसके साइज जो था ना ग्रेटली एंड विद द लार्जेस्ट नोन द ह्यूमन जीनोम, लार्जेस्ट एंड द ह्यूमन जीन बीइंग द डिस्ट्रॉफिन 2.4 मिलियन बेस पेयर। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। अब डिस्ट्रॉफिन हमारे पास एटलीस्ट 2.4 मिलियन बेस पेयर था, मेरे बेसिस थे इसके मेरे पास हमारे पास।
तो ये चीज़ हमारे पास अलग से आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जिसको आगे देखा गया। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा, द टोटल नंबर हमारे पास जीन थे ना, एस्टिमेट बताया गया अप्रॉक्स, तो 30,000 के करीब थे, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। अगर पिछले वाले एस्टिमेट से देखा जाए तो 80 से 1,40,000 जीन्स के करीब थे, ठीक है, प्रीवियस एस्टिमेट। लेकिन अगर हमें एस्टिमेट अभी का देखा जाए तो 30,000, मच बाद में क्या हुआ, हमारे प्रीवियस जो थे पहले के एस्टिमेट 80,000 से 40,000, तो दोनों सीक्वेंस में याद रखना है, पूछ कौन सा रहा है तुमसे, ये चीज देखना। ऑलमोस्ट ऑल द, अगर हमारे पास कहा जाता है ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेसर एग्जैक्टली सेम, यानी 99.9% जो थे ना, मतलब सब में ज्यादातर लोगों में सेम ही मतलब ये पाए गए थे, ठीक है, 99.9, ठीक है, इतना याद रखना। तो 0%, यानी कि देखा जाए तो 0.1% ही हमारे पास क्या वेरिएबल था, मतलब अलग अलग बदलाव थे। तो देख लो अपने आसपास हो या किसी से भी कंपेयर करोगे तो 0.1 से ही वेरी अलग अलग बदलाव, बाकी में सब में तो सेम ही है, जैसे ही है सब कुछ, क्योंकि दो हाथ पैर नाक सबके पास ही है, ठीक है, इंसान जितने भी, इंसान की डॉग की बात नहीं कर रहे, इंसान है तो इंसान की बात कर रहा हूँ। फंक्शंस जो हमारे पास थे, द फंक्शंस आर नोन फॉर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स, तब 50% के करीब हमारे पास क्या होता है उसके जो थे ना, क्या फंक्शंस डिस्कवर अननोन थे, मतलब अननोन थे हमारे पास, नोन नहीं थे। तो फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50%, ओवर यानी ऊपर 50% से ज़्यादा हमारे पास जो थे उसके फंक्शंस अननोन थे, जिसको हम पहचानते नहीं थे। लेस देन 2% से भी हमारे पास जीनोम को क्या गया, कोड्स को गया, उसके प्रोटीन्स को कोड किया गया। 2% से भी ज़्यादा हमारे पास प्रोटीन्स को अभी क्या किया गया, कोड्स किया गया था। अगर माना जाए तो 98% हमारे पास जिसको था कोड नहीं किया गया था, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये चीज याद रखना। इसके बाद बात है रिपीटेड सीक्वेंस जो था ना, रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंस, ये बार बार रिपीट होने वाले सीक्वेंस है ना, ये बहुत ज्यादा ज्यादा था। अब देखो यहाँ कह रहा है 99% सब में सेम ही है, तो रिपीटेड सीक्वेंस तो हो ज्यादातर तो होगा ही, ठीक है। और 2% हमारे पास, अब 50% ज्यादा ऐसे सीक्वेंस फंक्शन को नो नहीं बताया नहीं गया, और 2% तो हमारे पास 2% जीन ही लेस, 2% से भी कम, मतलब या लिखा हुआ लेस देन 2% ऑफ द जीन कोड्स फॉर प्रोटीन, तो उसमें प्रोटीन को डिकोड किया गया। 90%, 98% को तो हम जानते ही थे, बाद में हुआ होगा अलग, अभी अपडेट नहीं हुआ, बुक तो अपडेट कर देगा। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्टेटेड द डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। अब रिपीट हुआ तो बहुत बार अरेगी, एक ही जैसे आने लगा, यानी समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड्स टाइम, यानी 100 से लेके 1000 टाइम तक रिपीट होने लगा था ऐसे। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, डायरेक्टली कोडिंग नहीं हो रही थी, यानी कोडिंग जो जानते हो ना, AUG GCTG ऐसे करके, एडेनिन ग्वानिन यही सीक्वेंस ही मेनली, तो यही हमारा प्रोटीन होता है हमारा अमीनो एसिड्स को लेके। बट दे आर शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो डायनामिक्स ये सब आ गया हमारे पास, ये कुछ खास नहीं यहाँ पे। तो क्रोमोसोम्स 1 हैज मोस्ट जीन्स, क्रोमोसोम 1 में ना सबसे ज्यादा जीन्स देखेगा, कितने, 2968, यानी 2968 हमारे पास क्या गया, क्रोमोसोम नंबर 1 में हमारे पास जीन्स देखेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोगों से, तो ये चीज हमें देख लेना। वाई हैज द फ्यूस्ट, वाई वाला जो क्रोमोसोम था हमारा, उसमें दो यानी 231 था हमारे पास, तो ये जीन था हमारे पास। ये चीज हमें देख के जाना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ऊपर वाला, हमें ये चीज जब देख के जाना। इसका 9th वाले में साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट, साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन के करीब लोकेशन को, सिंगल लोकेशन को उन्होंने क्या किया, डिकोड कर लिया बेस्ड डीएनए डिफरेंस, जैसे हम SNP कहते हैं, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर कहा जाता है पढ़ने कहता है स्निप्स, कहा जाता है स्निप्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अकर इन ह्यूमन, दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रिवोल्यूशनाइज the process of finding the chromosomal location for the disease associated sequence and tracing human history, तो ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने में बहुत ज्यादा है, तो ये चीज हमें देख लेना। SNP पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको देख लेना है, ठीक है। अब देखो बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे नहीं भी बता रहा हूँ, क्योंकि उस चीज को हमने जेनेटिक कोड जब पढ़े थे वहाँ हमने काफी चीजें कर ली थी, या प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया, मैंने इससे पहले जो लेक्चर था हमारा, तो आप लोगों ने वो नहीं देखा था, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके आप देख लें, क्योंकि ये हमारा 9वां लेक्चर चल रहा है, हमारा 9th लेक्चर हमारा इसका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, तो आप लोग सीक्वेंस में देखें, एक एक करके अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ एप्लीकेशंस थे हमारे, फिर एप्लीकेशंस, अभी एप्लीकेशन वाला टॉपिक हमारा लास्ट होगा आज का ये,
ठीक है। तो एप्लीकेशंस थे हमारे, और कुछ इसके फ्यूचर चैलेंजेस थे, यानी आगे जाके बहुत सारे डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे बदलाव है, बहुत चीज़ जो नहीं हुआ था उसको भी, वो चीज़ भी हो गया। तो ये चीज़ हमें देखना है। ड्राइविंग द मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स। ये कमिंग डिकेड मतलब आने वाली शताब्दियों में, टू अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड द क्रिएटिविटी ऑफ 10,000 scientists from varied disciplines in both in public and private sector worldwide। यानी कि बोला गया 10 से लेकर 10,000 यानी 10 से यानी कि हजारों तक साइंटिस्ट जो थे हमारे पास। अब साइंटिस्ट भी इस प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट लगे थे, हजारों साइंटिस्ट थे। बोला गया 10 से लेकर 10,000 मतलब हजारों साइंटिस्ट तक मतलब काम किया गया था। चाहे पब्लिक उठा के लेके आए थे उनको, मतलब उठा के लेके मतलब ऐसे नहीं किडनैप कर लिया, उनको बुलाया गया था इज्जत और सम्मान से, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से, पूरे दुनिया से बुलाया गया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट्स ऑन द हैविंग द एच जी सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम। अब देखो ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादातर नहीं होता है। आप लोग चाहो तो यहाँ तक अगर आपने लोगों ने लेक्चर देखे तो यहाँ पे आगे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा स्किप करने के लिए, क्योंकि अब इसमें से एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो क्या करोगे, आना जरूरी चीज़ है ना। यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट के बाद ही बात की गई जैसे, तो मे वेल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। तो बायोलॉजी में एक मतलब टॉपिक में हमारा एक नया रिसर्च, जैसे इंफॉर्मेटिक्स देखा था हमने, ठीक है। तो ये चीज हम देख लेते हैं। इसके बाद हम इन द पास्ट रिसर्चर स्टडीड वन और अ फ्यू जीन्स एट अ टाइम। एक से ज्यादा मतलब एक या एक से ज्यादा जीन ले लेते हैं हम एक टाइम में, या हम पूरे जीनोम सीक्वेंस को ही ले लेते हैं। अब हाई थ्रूपुट द टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा टेक्निक सब यूज किया गया है। वी कैन अप्रोच द क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच बॉर्डर स्केल दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट्स आ गए, पार्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन, हमारे पास ट्यूमर हो गए, बहुत सारी बीमारियों का हमें इससे पता चलने लगा था। पता है 10 to 1000 जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर, यानी कि 10 या उससे हजारों वाले जीन्स होते हैं हमारे पास जो एक साथ काम करते हैं, इंटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप होते हैं। तो ऑर्केस्ट्रिक इन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो ये केमिस्ट्री में जैसे एक डिग्री होती है बायो केमिस्ट्री, मेनली कर लेते हैं एमएससी में, जो बायो और केमिस्ट्री दोनों सेक्शन मिला के इस चीज़ में बताया जाता है। तो ये हमने आज अभी देखा एचजीपी के बारे में, यानी ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई कुछ और प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पिछला इसका प्लेलिस्ट बकायदा बना हुआ था, आप लोग जो पूरा का पूरा एक एक करके लेक्चर देखिए। हमारा 9वां लेक्चर था, 10वां लेक्चर हमारा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो कि हम जल्दी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिस जो जो मतलब बायोलॉजी पढ़ते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, 10th वाले के साथ, 11th वाले के साथ, 12th वाले के साथ, नीट वाले के साथ, यहाँ तक कि बीएससी करने वालों के साथ भी आप शेयर करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा अभी एनसीईआरटी शॉर्ट सीरीज चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।